हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एचकेएम पर। दोस्तों, हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड सेकंड ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही थी और दोस्तों ये उसका पार्ट 2 होगा, जिसमें हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और दोस्तों इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस सीरीज में चला रखे हैं, तो ये वीडियो पूरे देखने दोस्तों। और स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए वीडियो को। पहला प्रश्न है, लैंगरहैंस के द्वीप हैं। तो दोस्तों लैंगरहैंस के द्वीप क्या है? अग्नाशय की वाहिका विहीन ग्रंथियाँ। वाहिका विहीन ग्रंथियों का मतलब क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, यानी कि जिन ग्रंथियों का जो स्राव है वो सीधा ही रक्त में जाता है, तो उनको बोलते हैं दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इनमें वाहिनियाँ नहीं होती। और दोस्तों जिन ग्रंथियों में वाहिनियाँ होती है उनको दोस्तों बहिस्रावी ग्रंथियाँ बोलते हैं। जैसे कि लैंगरहैंस के द्वीप जो होते हैं ये अग्नाशय की क्या है दोस्तों? अंतःस्रावी वाहिनियाँ हैं, ग्रंथियाँ हैं। और इसकी एक होती है दोस्तों एसिनी। क्या होती है? एसिनी जो होती हैं, ये जो कोशिकाओं का समूह है ये बहिस्रावी ग्रंथियों का काम करता है। तो यहाँ पर जो लैंगरहैंस के द्वीप है ये क्या है? अग्नाशय की वाहिका विहीन ग्रंथियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लैंगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं। तो दोस्तों लैंगरहैंस के जो द्वीप है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? अग्नाशय में पाए जाते हैं। और हमने अभी अभी देखा था कि जो लैंगरहैंस के द्वीप है ये किसकी भांति कार्य करते हैं? ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के समान हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइलिन का स्रावण होता है। देखिए टाइलिन एंजाइम का स्रावण किसके द्वारा होता है? लार ग्रंथियों के द्वारा टाइलिन एंजाइम का स्रावण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लार में स्थित टाइलिन किस माध्यम में कार्य करता है? तो लार में स्थित जो टाइलिन एंजाइम होता है ये लगभग उदासीन माध्यम में कार्य करता है। किस माध्यम में कार्य करता है? लगभग उदासीन माध्यम में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अग्नाशय में अग्नाशयी रस और हार्मोन को उत्पन्न करती है। दोस्तों अग्नाशयी रस, तो दोस्तों जितने भी एंजाइम्स वगैरह होते हैं, देखो रस, आमाशय रस, अग्नाशय रस, जिनमें भी रस लगा होता है तो उनमें क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। और दोस्तों हार्मोन जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं, और एंजाइम बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। तो अग्नाशय में जो अग्नाशयी रस और हार्मोन जो होते हैं ये इनको अलग अलग कोशिकाएं करती है। इनको तो लैंगरहैंस के द्वीप करते हैं हार्मोन को तो। और अग्नाशयी रस को कौन करता है दोस्तों? एसिनी, जो कि ग्रुप सेल्स का ग्रुप होता है एसिनी नाम की कोशिकाओं का, वह क्या करती है दोस्तों? अग्नाशयी रस का स्रावण करती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, यानी कि अलग अलग जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं? अग्नाशयी रस और हार्मोन का स्रावण करती है। यानी कि दोनों की कोशिकाएं क्या है? अलग अलग है, यानी कि भिन्न कोशिकाओं के द्वारा अग्नाशयी रस और हार्मोन उत्पन्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 7 है, हानिकारक पुरुषिक एसिड को पोटेशियम सल्फोसाइनाइड में कहाँ बदला जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपको एज इट इज़ ध्यान रखना है, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है ये कई परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकता है। और दोस्तों कई परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो हानिकारक पुरुषिक एसिड जो होता है इसको पोटेशियम सल्फोसाइनाइड में कहाँ पर बदला जाता है? ये बदला जाता है दोस्तों लीवर में, यानी कि यकृत में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लार में उपस्थित कौन सा पदार्थ हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो लार में उपस्थित लाइसोजाइम जो होता है, देखिए लाइसोजाइम जो होता है ये आँख यानी कि आंसू में भी पाया जाता है। ठीक है, और लार में भी पाया जाता है। इसका जहाँ भी पाया जाता है इसका काम क्या होता है? जीवाणुओं को नष्ट करना। ठीक है, तो लार में उपस्थित जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है जो कि जीवाणुओं को नष्ट करता है? लाइसोजाइम। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से एक लार का घटक नहीं है। तो दोस्तों लार का कौन सा घटक नहीं है? अभी अभी हमने देखा लाइसोजाइम होता है, बाइकार्बोनेट होता है, और इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। कौन नहीं होता? ग्लूकोज नहीं होता। लार का घटक कौन सा नहीं होता? ग्लूकोज लार का घटक नहीं होता। बाइकार्बोनेट होता है, लाइसोजाइम होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया? ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 10 है,
बाइल के बारे में क्या कथन गलत है? दोस्तों बाइल क्या होता है? बाइल क्या होता है? तो जो ये जो यकृत रस होता है, ठीक है, पित्त रस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बाइल जूस बोलते हैं, ठीक है। तो जो बाइल क्या हो गया? पित्त हो गया। तो पित्त के बारे में कौन सा कथन गलत है? वसा के पाचन के लिए आवश्यक है। दोस्तों ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वसा का पाचन जब भी होता है जब वसा का इमल्सीकरण होता है। और दोस्तों वसा का इमल्सीकरण किसके द्वारा होता है या पाइसीकरण किसके द्वारा होता है? बाइल जूस के द्वारा होता है। तो ये तो सही है। पित्ताशय में संग्रहण होता है। दोस्तों बाइल का पित्ताशय में संग्रहण भी होता है। ये भी आपने देखा होगा कि यकृत से जो रस बनकर आता है वो बाइल में स्टोर होता है और उसके बाद ये अग्नाशय जो वाहिनी होती है उसके साथ मिलकर ये डोडेनम में छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। डोडेनम यानी कि ग्रहणी में, जहाँ पर ये अपना काम दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी काम इसका है। केवल ग्लूकोज के सामान्य पाचन के लिए आवश्यक। तो दोस्तों ये गलत है, ठीक है। ये ग्लूकोज के सामान्य पाचन के लिए आवश्यक नहीं है। मेनली जो बाइल का काम होता है ये किसके लिए होता है? वसा के पाचन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? देखिए यकृत का कार्य डी एमिनेशन, ठीक है दोस्तों। एमिनेशन यानी कि अमोनिया को हटाना, ठीक है दोस्तों। यूरिया का निर्माण यहाँ पर ही होता है, तो डी एमिनेशन हो गया। और बाइल का संग्रहण, बाइल का जो संग्रहण होता है वो कहाँ पर होता है? गोल ब्लैडर में होता है, यानी कि पित्ताशय में होता है। प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण, दोस्तों प्लाज्मा प्रोटीन का जो संश्लेषण है ये भी कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। वसा में घुलनशील विटामिन का संग्रहण, ये भी यकृत में होता है। कौन सा नहीं होता? बाइल संग्रहण जो होता है ये यकृत में नहीं होता है। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो गया, नहीं पूछा गया है कौन सा कार्य यकृत का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है, तत्पश्चात किसमें संग्रहित होता है? तो यकृत जो होता है इसमें ग्लूकोज जो होता है ये ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। तत्पश्चात किसमें संग्रहित होता है? यकृत में संग्रहित होता है। सबसे पहले जो ग्लाइकोजन होता है वो किसमें संग्रहित होता है? यकृत में ही होता है मेनली, ठीक है। और जो यानी कि जो जंतु होते हैं उनमें जो संचित भोजन होता है वो किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और किसमें संग्रहित होता है? यकृत में संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रिप्स ऑफ लिबर कुहन, ठीक है, लिबर कुहन की दरारें विलाई के मध्य में स्थित होती हैं, इसके द्वारा स्रावित होता है। दोस्तों क्रिप्स ऑफ लिबर कुहन के द्वारा क्या स्रावित होता है? दोस्तों सक्सस एंट्रिकस होता है। सक्स एंटेरिकस, इनको आंत्र रस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको आंत्र रस भी बोलते हैं। किसके द्वारा स्रावित होता है दोस्तों? क्रिप्स ऑफ लिबर कुहन, यानी कि लिबर कुहन की दरारों के द्वारा ये स्रावित होता है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? आंत्र रस भी बोलते हैं, सक्सस एंटेरिकस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पेरोटिड लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो पेरोटिड लार ग्रंथियों की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? कान के नीचे। तो यहाँ हमारा सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन 2 कान के नीचे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुपर कोशिकाएं पाई जाती हैं। दोस्तों कुपर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? लीवर में पाई जाती हैं, जो कि फेगोसाइटोसिस का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोटीन के विघटन से निर्मित मुक्त एमिनो अम्ल प्रक्रिया का प्रमुख स्थल होता है, ठीक है। एमिनो अम्लों के विघटन से प्रोटीनों के विघटन से जो निर्मित एमिनो अम्ल होते हैं उनकी प्रक्रिया का प्रमुख स्थल कौन सा होता है? यकृत होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, यकृत में पाई जाने वाली विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो यकृत में पाई जाने वाली विशिष्ट कोशिकाएं कौन सी होती हैं? यकृत कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, यकृत की कोशिकाएं जो फेगोसाइटोसिस के जैसे कार्य करती हैं, ठीक है। तो अभी अभी हमने बात की थी जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं कुपर कोशिकाएं। तो जो कुपर कोशिकाएं होती हैं ये किसका काम करती हैं? फेगोसाइट्स का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दोस्तों जो हमारा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं,
जिसमें कि हमने एंडोक्राइंस की भी बात की कुछ और एक्सोक्राइन की भी बात की। तो ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का जो हमारा टॉपिक है ये ख़त्म हो गया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, इससे संबंधित भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनकी चर्चा हम अभी करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रश्न की सीरीज। देखिए दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन किस में पाए जाते हैं? पित्तरस में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? पित्तरस में पाए जाते हैं। और पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है और इसका संग्रहण गोल ब्लैडर में होता है। ठीक है, तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कहाँ पर पाए जाते हैं? पित्तरस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सेकंड दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है शाकाहारी जंतु सेलुलोज को पचा सकते हैं क्योंकि। दोस्तों क्या कारण है कि शाकाहारी जंतु जो होते हैं ये सेलुलोज को आसानी से पचा सकते हैं? तो दोस्तों सिक्कम में उपस्थित जीवाणु जो कि सेलुलोज के पाचन में मदद करते हैं। दोस्तों सिक्कम को अंधनाल भी कहते हैं और सिक्कम में जो जीवाणु उपस्थित होते हैं वो सेलुलोज के पाचन में मदद करते हैं। दोस्तों जितने भी जुगाली करने वाले जंतु होते हैं, गाय भैंस वगैरह, इनमें इनके सिक्कम में जो कृमि रूपी परिशेषिका होती हैं ये अत्यधिक विकसित होती हैं और इसमें सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु होते हैं। ठीक है, मानव में ये अवशेषी अंग होती हैं। कौन सी? कृमि रूपी परिशेषिका। तो मानव क्या है? सेलुलोज का पाचन आसानी से नहीं कर सकता। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो उत्तर है सही वो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है दूध में स्थित केसिन है। दोस्तों दूध में स्थित केसिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है एमाइलेज एंजाइम किस पर कार्य करता है? एमाइलेज एंजाइम जो होता है ये किस पर करता है? स्टार्च पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है यकृतीय कोशिकाओं द्वारा स्रावण होता है। तो यकृतीय कोशिका यानी हिपेटिक सेल के द्वारा किसका स्रावण होता है? दोस्तों एमाइलोप्सिन का होता है, ट्रिप्सिन का। अच्छा दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है यकृत की कोशिकाओं, अग्नाशय की नहीं, यकृत की पूछा गया है। तो यहाँ पर यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा किस किस का स्रावण होता है? दोस्तों एमाइलोप्सिन का होता है, लाइपेज का होता है और ट्रिप्सिन का होता है। पित्त एवं एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन सही नहीं किया गया है, ये डाउटफुल क्वेश्चन है, तो इसको दोस्तों आपको छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ट्रिप्सिन का तो श्रावण अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों इसने ऑप्शन माना है पित्त एवं एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यकृत का जो स्राव होता है उसमें क्या होता है? पित्त एवं एंजाइम उपस्थित होते हैं। चलो इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहार नाल के विभिन्न भागों में कर्मानुकुंचनी गतियां पाई जाती हैं। निम्न में से किसमें सबसे कम कर्मानुकुंचनी गतियां पाई जाती हैं? दोस्तों आहार नाल के किस भाग में सबसे कम कर्मानुकुंचनी गतियां पाई जाती हैं? मलाशय में, जिसको रेक्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टम भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दूध की प्रोटीन को कैल्शियम पेराकेसिनेट यानी कि दही में बदला जाता है। तो दोस्तों दूध की जो प्रोटीन, अभी अभी हमने बात की, दूध की कौन सी प्रोटीन होती है? केसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? केसिन प्रोटीन। इस केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में किसके द्वारा बदला जाता है? तो दोस्तों ये बदला जाता है रेनिन के द्वारा। और ये छोटे बच्चों में अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि वो दूध पीते हैं तो दूध में ही तो होती है वो केसिन प्रोटीन। उसको किस में बदला जाता है? पेराकेसिनेट में बदला जाता है, कैल्शियम पेराकेसिनेट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है इन्वर्टेज एंजाइम जल का अपघटन करता है। सही बात है दोस्तों, इन्वर्टेज एंजाइम जो है दोस्तों ये किसका जल अपघटन करता है? ये करता है दोस्तों सुक्रोज का जल अपघटन। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, इन्वर्टेज एंजाइम किसका जल अपघटन करता है? सुक्रोज का जल अपघटन। सुक्रोज का जो ये जल अपघटन करता है ये किस में करता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है, इन्वर्टेज एंजाइम में सुक्रोज का जल अपघटन किस में करता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है एमिनो अम्ल का अवशोषण होता है। दोस्तों एमिनो अम्लों का जो अवशोषण होता है ये कहाँ पर होता है? रसांकुर की रुधिर कोशिकाओं में। कहाँ पर होता है? रसांकुर की रुधिर कोशिकाओं में एमिनो अम्लों का अवशोषण होता है। दोस्तों सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है
और आपको दोस्तों प्रत्येक प्रश्न याद होना चाहिए, तभी आपकी तैयारी मजबूत होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देखा, रसांकुर की रुधिर कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो किसके द्वारा होता है? एमाइलोप्सिन के द्वारा होता है। यहाँ पर लाइपेज दिया गया है, लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन होता है, इरेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का, और पेप्सिन के द्वारा भी प्रोटीन का पाचन होता है। तो यहाँ पर हमारा पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों एमाइलोप्सिन के द्वारा, जो कि अभी हमने बात की। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ट्रिप्सिन का स्रावण होता है। दोस्तों ट्रिप्सिन जो एंजाइम है ये किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। दोस्तों इसका काम क्या होता है? प्रोटीन का तोड़ना, ठीक है, प्रोटीन को एमिनो अम्लों में तोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में तोड़ा जाता है। तो दोस्तों कहाँ पर तोड़ा जाता है? आंत्र में तोड़ा जाता है। और यहाँ पर किसकी क्रियाशीलता होती है? ट्रिप्सिन की क्रियाशीलता। क्वेश्चन नंबर 13 है, भूखे मनुष्य में सबसे पहले कौन सा संचित पदार्थ उपयोग में आता है? दोस्तों भूखे मनुष्य में सबसे पहले जो कौन सा आता है? ग्लाइकोजन। और इसका जो संग्रहण होता है ये कहाँ पर होता है? यकृत में होता है, ठीक है। तो भूखे मनुष्य में सबसे पहले कौन सा संचित पदार्थ उपयोग में आता है? ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 14 है, टाइलिन आमाशय में कार्य नहीं करता क्योंकि ये हो जाता है। दोस्तों टाइलिन जो होता है या तो इसको अधिक पीएच की आवश्यकता होती है, यानी कि सारे माध्यम में कार्य करता है, या फिर इसको बहुत ही कम या फिर उदासीन माध्यम में कार्य करता है। ये अम्लीय माध्यम में बिल्कुल भी कार्य नहीं करता है। लेकिन दोस्तों आमाशय में तो क्या होती है? HCl की उपस्थिति होती है, और इस HCl की उपस्थिति के कारण ही टाइलिन आमाशय में कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। तो HCl की उपस्थिति के कारण ये निष्क्रिय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों पित्त रस का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? वसा का पायसीकरण, यानी कि इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुछ प्रोटीन अपघटक एंजाइम हैं। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से हमको छांटना है कि जो दिए गए ऑप्शन है उनमें कौन से प्रोटीन पाचक एंजाइम है या फिर प्रोटीन अपघटक एंजाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों क्या है? प्रोटीन पाचक या अपघटक एंजाइम है। और इरेप्सिन भी दोस्तों प्रोटीन अपघटक ही एंजाइम है। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, लाइपेज क्या है? लाइपेज वसा का पाचन करता है, और ये टाइलिन स्टार्च का, यूरेज और जाइमेज डिहाइड्रेनेज। तो दोस्तों ये भी प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं। तो यहाँ पर हमारे तीनों के तीनों किसमें है? ऑप्शन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, संदूषित भोजन के साथ पहुँचे जीवाणुओं को आमाशय किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? तो दोस्तों भोजन के साथ, जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके साथ कुछ बैक्टीरिया हमारे आमाशय तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो आमाशय में इन बैक्टीरियाओं को HCl के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि HCl क्या है? एक अम्ल है जिसकी pH 2 से 3 होती है। तो इस अम्ल के द्वारा जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है। दोस्तों सभी के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए आपको प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से सुनना है, देखना है और मनन करना है, ताकि ये आपको अच्छी तरह से याद रह सके। क्वेश्चन नंबर 18 है, सक्सस एंटेरिकस, ठीक है, संकस एंटेरिकस आंतरिक रस स्रावित होता है। दोस्तों आंतरिक रस किसके द्वारा स्रावित होता है? अभी हमने पहले के प्रश्नों में पढ़े थे कि आंतरिक रस जो होता है ये लीबर कुहन की दरारों, यानी क्लेफ्ट्स ऑफ लीबर कुहन और ब्रूनर ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। किसके द्वारा? लीबर कुहन की दरारों और ब्रूनर ग्रंथियों के द्वारा संकस एंटेरिकस यानी कि आंतरिक रस स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्लाइकोजन का संग्रहण होता है। दोस्तों ग्लाइकोजन का संग्रहण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, काइमोट्रिप्सिन है। काइमोट्रिप्सिन क्या है? जिसमें ट्रिप्सिन लग जाए तो वो क्या है? प्रोटीन अपघटक एंजाइम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है,
पित्त द्वारा वसा का पायसीकरण कहाँ पर होता है? दोस्तों पित्त रस के द्वारा वसा का पायसीकरण कहाँ पर होता है? डोडेनम यानी कि ग्रहणी में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्लों का विएमिनीकरण तथा अंततः यूरिया का निर्माण। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये एमिनो अम्लों से यूरिया का ही निर्माण होता है अंततः जाके। तो जो एमिनो अम्लों का विएमिनीकरण और अंततः यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों? यकृत में। कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिक्रेटिन हार्मोन कहाँ पर बनता है तथा इसका कार्य होता है? तो दोस्तों सिक्रेटिन हार्मोन जो है ये कहाँ पर बनता है? आंत में बनता है तथा अग्नाशय ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। ठीक है दोस्तों, इसका कार्य क्या होता है? सिक्रेटिन हार्मोन का अग्नाशयी ग्रंथियों को उत्तेजित करना। और इसका स्रावन कहाँ से होता है? सिक्रेटिन हार्मोन का आंत्र से होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूरा पाचन होता है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूरा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रेनिन मिलता है। दोस्तों रेनिन आपने देखा होगा या आपने भी पहले वाले प्रश्नों में जब हम क्या पढ़ रहे थे, जो सहायक पाचक ग्रंथियाँ पढ़ रहे थे, उनमें देखा था हमने कि आमाशय में रेनिन का स्रावण होता है। और रेनिन जो होता है ये केसिन को किस में बदलता है? दूध में उपस्थित केसिन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो गया? आमाशय के जठर रस में। रेनिन कहाँ मिलता है? आमाशय के जठर रस में। क्वेश्चन नंबर 26 है, पचित भोजन का अवशोषण होता है। दोस्तों जो मुख्यतया जो पचित भोजन का अवशोषण होता है वो कहाँ पर होता है? छोटी आंत्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अग्नाशय रस निम्न के पाचन में भाग लेता है। दोस्तों अग्नाशय रस किस में भाग लेता है? किसके पाचन में भाग लेता है? अग्नाशय रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन में भाग लेता है। किस में भाग लेता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं दोस्तों। एंजाइम ट्रिप्सिनोजन स्रावित होता है। दोस्तों ट्रिप्सिनोजन एंजाइम जो होता है यानी कि ट्रिप्सिन किसके द्वारा स्रावित होता है दोस्तों? अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पेप्सिन एंजाइम कितने पीएच पर कार्य करता है? दोस्तों पेप्सिन एंजाइम जो है ये कहाँ पर स्रावित होता है? ये होता है दोस्तों आमाशय में। और ये किस पीएच पर कार्य करता है? 3 पीएच पर कार्य करता है। और इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन को तोड़ने के लिए। प्रोटीन को किस में तोड़ता है? ये पेप्टाइड में तोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए दोस्तों 29 में हमारा सही उत्तर क्या था? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 30 है, हमारे भोजन में मुख्यतया उपस्थित होता है। दोस्तों हमारे भोजन में मुख्यतः क्या उपस्थित होता है? कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा अन्य से अलग है? तो दोस्तों यहाँ पर हमको भिन्न छांटना है यानी कि अलग ऑप्शन छांटना है जो कि जो बाकी 3 ऑप्शनों से मेल नहीं खाता है। देखिए गेस्ट्रीन, सिक्रेटिन और ग्लूकेगोन ये क्या है दोस्तों? तीनों के तीनों हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। जबकि टाइलिन क्या है? एंजाइम है। तो दोस्तों ये क्या हो गया? अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के लिए किसके द्वारा एंजाइम निकलता है? दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का जो अपघटन होता है तो उसके लिए कहाँ से एंजाइम निकलते हैं? लीवर कुहन की दरारों से। कहाँ से निकलते हैं? लीवर कुहन की दरारों से। और ये क्या करती है दोस्तों? आंत्र रस का स्रावण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, आमाशय में मुख्य रूप से किसका पाचन होता है? तो आमाशय में मुख्य रूप से किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, आमाशय में मुख्य रूप से किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। एक तो हो गया आमाशय में पेप्सिन प्रोटीन का पचाने वाला, एक हो गया रेनिन छोटे बच्चों में। ठीक है, रेनिन जो होता है ये क्या करता है दोस्तों? बच्चों की जो दूध पीते बच्चे जो दूध पीते हैं माँ का, उसमें क्या होता है? केसिन प्रोटीन होता है।
और एक कैसीन प्रोटीन को रेनिन किस में तोड़ देता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में। तो वो भी क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन ही है। तो दोस्तों प्रोटीन जो है इसका पाचन मुख्यतः किस में होता है, प्रोटीन का ही होता है मुख्य रूप से आमाशय में पाचन। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है, स्तनधारियों में अग्नाशय रस का स्रावण किस हार्मोन के द्वारा होता है। तो स्तनधारियों में अग्नाशय रस का जो स्रावण है ये किसके द्वारा होता है, सिक्रेटिन और सीसीके के द्वारा। सिक्रेटिन और सीसीके के द्वारा स्तनधारियों में अग्नाशय रस का स्रावण होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, आमाशय में HCl का मुख्य कार्य है। दोस्तों आमाशय में HCl का मुख्य कार्य क्या है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। ये क्या है, आमाशय में HCl का जो है मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मनुष्य की आहार नाल में उपस्थित एंजाइम माल्टेज किस पीएच पर और क्या कार्य करते हैं। तो आमाशय के आहार नाल में उपस्थित एंजाइम जो माल्टेज है वो क्या करते हैं, 7 से ज़्यादा पीएच पर कार्य करते हैं और माल्टोज को किस में बदलते हैं, ग्लूकोज में बदलते हैं। ये किस पीएच पर काम करते हैं, 7 पीएच पर करते हैं और इनका कार्य क्या है, माल्टेज को ग्लूकोज में बदलना। क्वेश्चन नंबर 36 है, रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा है। तो रक्त में उपस्थित कौन सी सामान्य शर्करा है, ग्लूकोज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, लंबे समय तक भूखा रहने की स्थिति में शरीर किससे संग्रहित भोजन का उपयोग करता है। दोस्तों ये यकृत में उपस्थित ग्लाइकोजन का और एडिपोज ऊतक में उपस्थित वसा से ये क्या करता है, भोजन का उपयोग करता है। ठीक है, इनका उपयोग करता है। जब भी आदमी को भूख लगती है, पेट में खाने का कुछ नहीं होता है, तो क्या होता है, ये यकृत में उपस्थित ग्लाइकोजन का उपयोग भोजन के रूप में करता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है, भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। क्या कहलाती है, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। क्वेश्चन 40 है, एंटेरोकाइनेज द्वारा किससे उत्तेजित किया जाता है। दोस्तों एंटेरोकाइनेज जो है इसके द्वारा अग्नाशय से ट्रिप्सिन ओजन को स्रावण को प्रेरित किया जाता है। ट्रिप्सिन ओजन को स्रावण को प्रेरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भोजन का सर्वाधिक पाचन किसमें होता है। दोस्तों ग्रहणी में। ठीक है, ये क्या है, छोटी आंत का एक पार्ट है ग्रहणी, जो कि आमाशय के बाद से स्टार्ट होती है। तो भोजन का जो सर्वाधिक पाचन है वो कहाँ पर होता है, ग्रहणी में होता है। क्वेश्चन 42 है, पित्त में किसकी अनुपस्थिति के कारण वसा पाचन में कठिनाई होगी। तो दोस्तों पित्त में किसकी अनुपस्थिति के कारण वसा के पाचन में कठिनाई होगी, लवण की उपस्थिति के कारण। अगर लवण नहीं होंगे तो वसा का इमल्सीकरण यानी कि पाइसीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या आवश्यक है, पित्तरस में लवण होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन 43 है, अग्नाशय रस को किस में छोड़ा जाता है। दोस्तों अग्नाशय रस जो होता है इसको किस में छोड़ा जाता है, पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा। किस में छोड़ा जाता है दोस्तों, ग्रहणी में छोड़ा जाता है, डोडेनम में। यहाँ पर ग्रहणी में क्या क्या आता है दोस्तों, एक तो आता है पित्त रस और एक आता है अग्नाशय रस। ठीक है, पित्त रस को कौन लाता है, कोमल बाइल डक्ट लाती है और अग्नाशय रस को पेनक्रियाटिक डक्ट लाती है। और दोस्तों दोनों आपस में मिल जाती है और एक एम्पुला का निर्माण करती हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ एम्पुला। ठीक है, तो यहाँ पर जो अग्नाशय रस है इसे किस में छोड़ा जाता है, ग्रहणी में छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, जंतु जो स्वयं का मल खाते हैं कहलाते हैं। दोस्तों ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं, जो कि स्वयं का ही मल खा जाते हैं, कहलाते हैं दोस्तों समलभोजी। ऐसे जंतुओं को क्या कहते हैं, समलभोजी कहते हैं। दोस्तों ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है, क्योंकि दोस्तों ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज इसमें बताई गई है। क्या कहते हैं, जो कि स्वयं का मल खाते हैं, ऐसे जीव जो स्वयं का मल खाते हैं उनको क्या कहते हैं, समलभोजी कहते हैं। क्वेश्चन 45 है, 3 श्रवण जो कि छोटी आंत में भोजन से मिलते हैं।
वे हैं। तो दोस्तों 3 श्रावण जो हैं जो कि छोटी आंत में भोजन में मिलते हैं, क्या है? पित्तरसे, अग्नाशय रसे और आंत्रिय रसे। ठीक है, ये 3 जो रसे हैं ये कहाँ पर मिलते हैं? छोटी आंत्र में मिलते हैं। और छोटी आंत्र में भी कहाँ पर? डोडेनम यानी कि ग्रहणी में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा हार्मोन जठर रस के स्रावण को रोकता है? दोस्तों कौन सा हार्मोन जो कि जठर रस यानी कि आमाशय में होता है जठर रस, तो आमाशय का जो स्रावण है उसको कौन रोकता है? एंटेरोगेस्ट्रीन। ठीक है, गेस्ट्रीन तो क्या करता है? गेस्ट्रीन तो जठर रस के स्रावण को बढ़ाता है। और एंटेरोगेस्ट्रीन जो होता है ये क्या करता है? एस्टेरोगेस्टेरोन जो होता है ये क्या करता है? गेस्ट्रीन ये क्या करता है? इसके स्रावण को कम करता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो टच पेन है वो बहुत कम काम कर रहा है, इसीलिए समझा नहीं पा रहा हूँ। तो ये क्या करता है? एस्ट्रोगेस्ट्रीन ये क्या करता है? जठर रस के स्रावण को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वह एंजाइम जो पायसीकृत वसा को अम्ल व ग्लिसरॉल में बदलता है क्या कहलाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हो CPMT में पूछा गया प्रश्न है। और क्या पूछा गया था कि वह एंजाइम जो कि पायसीकृत वसा को यानी कि इमल्सीकृत वसा को अम्ल व ग्लिसरॉल में बदलता है। तो दोस्तों आपको भी सीधा सा पता है, यहाँ पर एमाइलेज दे रखा है, पेप्सिन दे रखा है, सुक्रेज दे रखा है और लाइपेज दे रखा है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का। सुक्रेज सुक्रोज का। तो दोस्तों आप इस ऑप्शन को ऐसे भी लगा सकते हो, या फिर दोस्तों लाइपेज जो है ये पायसीकृत वसा पर काम करता है और वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 48 है, निम्न में से एक अलग को छांटिए। दोस्तों अलग क्या है? रेनिन, कैल्सिटोनिन, ऑक्सीटोसिन, सिक्रेटिन। तो यहाँ पर भी वही बात, ये क्या है? तीनों के तीनों हार्मोन हैं। और रेनिन जो है दोस्तों एक एंजाइम है। ठीक है, रेनिन क्या करता है दोस्तों? ये आमाशय के स्राव में जो स्राव है उसमें उपस्थित होता है। पेप्सिन, रेनिन ये क्या है दोस्तों? ये एंजाइम है। और ये क्या करता है दोस्तों? रेनिन ये दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पेराकेसिनेट यानी कि दही में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। एक सेकंड दोस्तों, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है पाचक एंजाइम? एंटेरोकाइनेज पाचक एंजाइम है, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, एंटेरोगेस्ट्रीन नहीं है। दोस्तों ये क्या करता है? आमाशय के स्राव को कम कर देता है। ठीक है, तो ये क्या है? पाचक एंजाइम नहीं है। जबकि एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, एंटेरोकाइनेज है। ठीक है, ये क्या है? एंटेरोगेस्ट्रीन क्या है? पाचक एंजाइम नहीं है। ये क्या है दोस्तों? हार्मोन है। ठीक है, एंटेरोगेस्ट्रीन क्या है? हार्मोन है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि दोस्तों कई हार्मोन के नाम जो होते हैं ये एंजाइम से मिलते जुलते होते हैं, जिसके कारण बच्चे कंफ्यूज में हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज में नहीं होना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं, सिक्रेटिन किस द्वारा किसका उत्पादन प्रेरित किया जाता है? दोस्तों सिक्रेटिन जो हार्मोन होता है इसके द्वारा किसका उत्पादन प्रेरित किया जाता है? तो ये क्या करता है? अग्नाशय रस जो होता है इसका प्रोडक्शन को प्रेरित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, आंत्र की भित्ति में उपस्थित कोशिकाएं सिक्रेटिन के उत्पादन के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, आंत्र की भित्ति में उपस्थित कोशिकाएं सिक्रेटिन के उत्पादन के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों कायम में उपस्थित अम्ल जो होता है ये क्या करता है? आंत्र की भित्ति में जो कोशिकाएं उपस्थित होता है उनको सिक्रेटिन के उत्पादन के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण ये क्या करता है? अग्नाशयी रस को स्रावित करवा देता है। और अग्नाशय रस जो होता है ये क्या होता है? सारे माध्यम में कार्य करता है। और उधर से दूसरी तरफ से बाइल डक्ट में बाइल जूस भी आता है, जो भी क्या करता है? ग्रहणी का जो माध्यम होता है उसमें उपस्थित जो अम्ल होता है तो
उसको क्या करता है, उसके अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है, जिसके कारण ये एंजाइम आसानी से काम कर लेते हैं। ठीक है, किसके, अग्नाशय के और बाइल यानी कि यकृत के। ठीक है, तो यहां पर हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 52 है, अग्नाशय लाइपेज किस पर क्रिया करता है। अग्नाशय लाइपेज जो होता है ये ट्राइग्लिसराइड पर कार्य करता है। किस पर करता है, ट्राइग्लिसराइड पर। दोस्तों जितने भी ज़्यादातर जो वसा पाचक एंजाइम हैं ये क्या करते हैं, ट्राइग्लिसराइड पर ही काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, किसके दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों किसके दूध में होती है, मादा मनुष्य के दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है, मनुष्य के आमाशय में सबसे पहले कौन अवशोषित होता है। ठीक है, तो मनुष्य के आमाशय में सबसे पहले कौन अवशोषित होता है, बियर। ठीक है, वाइन जो होती है बियर, ये क्या होती है, मनुष्य के आमाशय में सबसे पहले अवशोषित होती है और अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। क्वेश्चन 55 है, शरीर में वसा की मात्रा अत्यधिक हो जाती है जबकि अत्यधिक मात्रा में लिया जाता है। तो दोस्तों अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है तो शरीर में वसा की अत्यधिक मात्रा हो जाती है। ठीक है, जबकि आदमी क्या करता है, वसा नहीं ले रहा है, लेकिन दोस्तों अगर जब कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन किया जाता है तो वसा जो होती है वह संचित हो जाती है। ठीक है, जब उसको वसा को पचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती तो वसा का जो अवशोषण होता है या ट्राइग्लिसराइड के रूप में वो क्या होता है, संचित होता जाता है, जिससे कि मोटापा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, पित्त बनता है। दोस्तों पित्त बनता है ये कहाँ पर बनता है, यकृत में बनता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो गया, पित्त कहाँ पर बनता है, यकृत में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, कोलिस्टोकाइनिन का स्रावण होता है। दोस्तों कोलिस्टिकाइनोन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, गृहिणी में, जो कि पित्ताशय की में संकुचन को प्रेरित करता है। ठीक है, कोलिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है इसका स्रावण जो है गृहिणी में होता है। ठीक है, और इसका काम क्या है, पित्ताशय में संकुचन को प्रेरित करता है। दोस्तों पित्ताशय में संकुचन का मतलब क्या होगा कि जैसे पित्त रस कहाँ पर बना था, यकृत में बना था, और यकृत से निकलकर कहाँ पर संचित हुआ था, पित्ताशय में संचित हुआ था। तो यहाँ पर संचित जो पित्त रस होता है वो कब निकलेगा, जब पित्ताशय का संकुचन होगा। तो इसीलिए पित्ताशय का संकुचन जरूरी होता है, किसको, पित्त रस को निकालने के लिए। और पित्त रस को निकालने का जो संकुचन का है, पित्ताशय के संकुचन को कौन प्रेरित करता है, कोलिस्टोकाइनिन प्रेरित करता है, जिसका स्रावण गृहिणी में होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है, ट्रिप्सोनोजन को ट्रिप्सिन में बदला जाता है। तो दोस्तों एंटेरोकाइनेज के द्वारा ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदला जाता है। किसके द्वारा बदला जाता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में किसके द्वारा बदला जाता है, एंटेरोकाइनेज के द्वारा बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, केसल्स कारक। ठीक है, केसल्स कारक किसके अवशोषण में सहायता करते हैं। केसल्स कारक जो होते हैं ये किसके अवशोषण में सहायता करते हैं, कोबेलमीन में। कोबेलमीन का जो अवशोषण है इसमें ये सहायता करते हैं। कौन से कारक, केसल्स कारक। क्वेश्चन नंबर 60 है, एमिनोपेप्टिडेज नामक एंजाइम जो उत्पन्न होता है। दोस्तों एमिनोपेप्टिडेज जो एंजाइम होता है ये किस जो उत्पन्न करता है, दोस्तों ये क्या करता है, एमिनो अम्लों को उत्पन्न करते हैं। एमिनोपेप्टिडेज नामक एंजाइम जो क्या करता है, ये क्या करता है दोस्तों, पेप्टाइडों से क्या करता है, एमिनो अम्लों का निर्माण करता है। यानी कि पेप्टाइडों को जब तोड़ेगा तो ये किसमें टूटेंगे, एमिनो अम्लों से ही तो मिलकर पेप्टाइड बने होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा सही उत्तर हो गया एमिनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 61 है,
एंजाइम की सर्वाधिक संख्या होती है। दोस्तों एंजाइम की जो सर्वाधिक संख्या होती है वो कौन से जीवों में होगी? देखिए शाकाहारी और मांसाहारी, और जो दोनों का यानी ये शाकाहारी पेड़ पौधों को भी खाता है और मांस को भी खाता है, उसको बोलते हैं सर्वाहारी, जो सभी को खाता है। तो जो सर्वाहारी है उसमें एंजाइमों की संख्या क्या होगी? सर्वाधिक होगी। यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 62 है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन 63 है, अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन से क्या होता है? तो अत्यधिक मात्रा में जो शराब का सेवन किया जाता है उससे क्या होता है? लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो लीवर में क्या होता है? जब शराब का सेवन अधिक किया जाता है तो लीवर में ग्लाइकोजन का संचयन अधिक हो जाता है, जिसकी मोटापा भी आ जाता है। आपने भी सुना होगा कि जो शराब पीते हैं उनमें क्या होती है? फैट एक्स्ट्रा बढ़ने लग जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? अत्यधिक शराब के सेवन से लीवर सिरोसिस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, रेनिन कार्य करता है। दोस्तों रेनिन जो होता है इसे कहाँ पर होता है? ये आमाशय के रस में होता है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस में होता है। और दोस्तों आमाशय के जो रस के एंजाइम है वो क्या करते हैं? कम पीएच पर काम करते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 देखिए आप, 1 से 3 पीएच पर कैसिन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदलता है। बहुत ही सटीक जवाब है दोस्तों। यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4, कैसिन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदलता है। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी 1 भी दे रखा है जिसमें 7 से 8 पीएच, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया दोस्तों। 1 से 3 पीएच ही तो आमाशय में होती है। यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 65, जठर रस को रोकना तथा जठर रस अग्नाशय रस एवं पित्त रस के स्रावण को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। तो दोस्तों जठर रस जो होता है इसको कौन रोकता है? एंटेरोगेस्ट्रिन रोकता है। और जठर रस के स्रावण को प्रेरित कौन करता है? गेस्ट्रिन करता है। पित्त रस को स्रावण को कौन प्रेरित करता है? पेनक्रियोजाइमिन। और दोस्तों इसके अलावा क्या पूछा गया दोस्तों? पित्त रस का जो स्रावण है इसको कौन? सीसीके। ठीक है, इसके स्रावण को तो सीसीके, और अग्नाशय रस को पेनक्रियोजाइमिन। ठीक है, पेनक्रियोजाइमिन प्रेरित करता है। तो दोस्तों जठर रस के स्रावण को तो कौन रोकता है? एंटेरोगेस्ट्रिन। जठर रस के स्रावण को कौन बढ़ाता है? गेस्ट्रिन। अग्नाशय रस के स्रावण को कौन बढ़ाता है? पेनक्रियोजाइमिन। और सीसीके जो होता है ये क्या करता है दोस्तों? पित्त रस के स्रावण को प्रेरित करता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो गया सीसीके। दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 66 है, लेक्टियल्स भाग लेती हैं। दोस्तों लेक्टियल्स जो होती हैं किस में भाग लेती हैं? वसा के अवशोषण में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से ध्यान रखना है। लेक्टियल्स जो होती हैं किसके पाचन में भाग लेती है या फिर किसके अवशोषण में भाग लेती हैं? वसा के अवशोषण में। क्वेश्चन नंबर 67 है, आहार नाल में होने वाली पेशीय गतियां क्या कहलाती हैं? दोस्तों आहार नाल में होने वाली पेशीय गतियां जो होती हैं उन गतियों को क्या कहते हैं? कर्मानुकुंचनी गतियां कहते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 68 है, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है। तो दोस्तों वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण कहाँ पर होता है? लसिका वाहिनियों में होता है या फिर लेक्टियल्स में होता है। लसिका वाहिनियों में होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, विश्राम के समय मेटाबॉलिक उपापचय आवश्यकताएं कम होती हैं, ये बताया जा सकता है। तो दोस्तों किस पहचान के द्वारा बताया जा सकता है कि विश्राम अवस्था के समय उपापचय यानी कि मेटाबॉलिक जो क्रियाएं या फिर आवश्यकताएं हैं वह कम होती हैं? तो किसके द्वारा बताया जा सकता है दोस्तों?
धड़कन के द्वारा यानी कि धड़कन कम हो जाते हैं, श्वसन के द्वारा यानी कि जो श्वसन लेते हैं हम उसकी दर भी कम हो जाती है दोस्तों। जैसे हम दौड़ते हैं तो बहुत तेज़ी से श्वसन की क्रिया करते हैं, लेकिन जब हम सोते हैं तो श्वसन की क्रिया धीरे धीरे होती है, क्योंकि ऊर्जा खर्च नहीं हो रही, इसीलिए श्वसन धीरे धीरे हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 है O2 का लेना और CO2 का निकलना, तो वही बात श्वसन वाली हो गई। तो यहाँ पर गुणोत्तर में हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 70 है लंबे समय तक उपवास करने पर क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, यानी कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट उपयोग में लिया जाता है, जो भी संचित कार्बोहाइड्रेट होता है या फिर जो हम भोजन से ग्रहण करते हैं। फिर वसा जो संचित होती है उसका उपयोग में लेते हैं, लंबे समय तक उपवास में रहते हैं तब। वे अंत में प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, फिर प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है शुद्रांत्र में किसका अवशोषण होता है। दोस्तों शुद्रांत्र में किसका अवशोषण होता है, पित्त लवण का अवशोषण होता है। किसमें, शुद्रांत्र में। क्वेश्चन नंबर 72 है, एक सेकंड दोस्तों, पाचन के दौरान कौन सा पदार्थ अवशोषित होता है। तो दोस्तों सीधा ही कौन सा पदार्थ अवशोषित हो जाता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट को पहले तोड़ना पड़ता है, प्रोटीन को तोड़ना पड़ता है, वसा को तोड़ना पड़ता है, लेकिन विटामिन को तोड़ना नहीं पड़ता है, ये डायरेक्ट ही अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 73 है आंतरिक रस के स्रावण को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। तो दोस्तों आंतरिक रस के जो स्रावण होता है इसको कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। एक तो करता है दोस्तों एंटेरोक्राइनिन और ड्यूरोक्राइनिन। ठीक है, एंटेरोक्राइनिन और ड्यूरोक्राइनिन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों सही है। तो यहाँ पर कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 74 है मनुष्य भोज्य पदार्थों के पाचन में असमर्थ है। मनुष्य भोज्य पदार्थ के पाचन में असमर्थ है। दोस्तों देखो ग्लाइकोजन का पाचन कर सकता है, ग्लूकोज का कर सकता है, डेक्स्ट्रिन का कर सकता है, लेकिन दोस्तों सेल्यूलोज का पाचन नहीं करता। और सेल्यूलोज का पाचन कौन करते हैं, जितने भी जुगाली करने वाले जंतु होते हैं या फिर घास फूस खाने वाले जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्यूलोज का पाचन कर लेते हैं, जैसे खरगोश, गाय, भैंस वगैरह। ठीक है, इनके जो आमाशय होता है इसमें संयुक्त प्रकार का आमाशय पाया जाता है और इसी आमाशय के द्वारा, इसी आमाशय की विशेषता के कारण क्या होता है, सेल्यूलोज का पाचन होता है। तो मनुष्य किसका पाचन करने में असमर्थ है, सेल्यूलोज का पाचन करने में असमर्थ है। दोस्तों बहुत लंबी क्लास हो गई है, लेकिन दोस्तों आज हम इस सीरीज के जो क्वेश्चन दे रखे उन सभी को ख़त्म करके ही सांस लेंगे, दम लेंगे। ठीक है, पेप्सिनोजन किसके द्वारा पेप्सिन में परिवर्तित होता है। तो पेप्सिन जो होता है ये कम पीएच के द्वारा पेप्सिन में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है ग्लूकोज कोशिकाओं को स्थानांतरित किया जाता है। तो दोस्तों सोडियम सिम्पोर्ट के द्वारा ग्लूकोज जो है ये कोशिकाओं को स्थानांतरित किया जाता है। दोस्तों ग्लूकोज का जो स्थानांतरण है ये क्या होता है दोस्तों, इसमें एटीपी खर्च होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा कौन सा उत्तर सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 77 है म्यूकस स्रावित किया जाता है। दोस्तों म्यूकस किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, आमाशय के द्वारा किया जाता है, घ्राणी के द्वारा किया जाता है और बड़ी आंत्र के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 78 है, क्वेश्चन नंबर 78 है जल अवशोषण मुख्य रूप से होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 है जल अवशोषण मुख्य रूप से होता है। तो जल अवशोषण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, आंत्र में होता है। कहाँ पर होता है जल मुख्य रूप से अवशोषित, आंत्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है समीपस्थ आंत्र में से किसका अवशोषण होता है। दोस्तों समीपस्थ आंत्र में से किसका अवशोषण होता है, आयरन का। ठीक है, समीपस्थ आंत्र में निम्न में से किसका अवशोषण होता है, आयरन का।
क्वेश्चन 80 है, निम्न में से किसका संबंध हिपेटिक पोर्टल परिसंचरण तंत्र से नहीं है? तो दोस्तों एल एमिनो एसिड का, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का और वसा का। तो वसा का जो संबंध है वो किससे नहीं है? हिपेटिक पोर्टल परिसंचरण तंत्र से नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, पीलिया जिसको हम क्या कहते हैं, जॉन्डिस भी कहते हैं, रोग जिसमें आय दोष के कारण पैदा होता है। दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर त्वचा व आंखें, परिसंचरण, उत्सर्जन और पाचन तंत्र। तो दोस्तों पीलिया किसमें दोष आने के कारण होता है? यकृत में दोष आने के कारण होता है। और यकृत क्या है? सहायक पाचक ग्रंथि है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पाचन तंत्र से संबंधित है। ठीक है। और यानी पाचन तंत्र में दोष आने के कारण ही क्या होता है? पीलिया होता है। देखो दोस्तों, लैक्टोज बना होता है। तो लैक्टोज किससे बना होता है? ग्लूकोज और गिलेक्टोज से मिलकर क्या होता है? लैक्टोज बना होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से कौन सा जठर रस के स्रावण को प्रेरित करता है? तो दोस्तों जठर रस के स्रावण को प्रेरित कौन करता है? गैस्ट्रीन करता है। ठीक है। गैस्ट्रीन जठर रस के स्रावण को प्रेरित करता है। और एंटी गैस्ट्रीन जो होता है ये क्या करता है? स्रावण को कम करता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 84 है, यदि किसी कारणवश आहार नाल के एपिथेलियम की पेराइटल कोशिकाएं अंशतः कार्यविहीन हो जाए तो क्या हो सकने की संभावना है? तो दोस्तों जो पेराइटल कोशिकाएं होती हैं इससे क्या होता है? इससे HCl का स्रावण होता है, जिससे कि pH जो होता है वह कम हो जाएगा। और pH कम होने के कारण पेप्सिन और जो अन्य एंजाइम है वो कार्य करना बंद कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा? प्रोटीनों का पेप्सिन द्वारा प्रोटीओज और पेप्टोनों में पर्याप्त जल अपघटन नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 85 है, जठर में भौतिक और रासायनिक पाचन के पश्चात भोजन क्या कहलाता है? दोस्तों जठर यानी कि आमाशय में भोजन के भौतिक और रासायनिक पाचन के बाद का जो भोजन होता है उसको क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। यानी कि काइम जो होता है ये किस में प्रवेश करता है? ग्रहणी में प्रवेश करता है। यानी कि आमाशय में जो जठर रस है इसके जो उपचार हैं, यानी कि जठर रस मिलने के बाद अच्छी तरह से भोजन मिक्स हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। हाँ, तो दोस्तों एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण पचित भोजन किसके द्वारा यकृत में पहुंचाया जाता है? दोस्तों यकृत निवाही का सिरा जिसमें ब्लड के माध्यम से पूर्ण पचित भोजन जो है ये किस में पहुंचाया जाता है? यकृत में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक व्यक्ति चावल खाता है। क्या खाता है? चावल खाता है। उसके भोजन में उपस्थित क्या होता है? दोस्तों एक व्यक्ति जब चावल खाता है तो उसके भोजन में उपस्थित रचक यानी कि वो किससे बना होता है? चावल खाने से व्यक्ति को क्या मिलता है? स्टार्च। ठीक है। यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, स्तनधारी में दूध का पाचन मुख्य रूप से होता है तो किसके द्वारा होता है? रेनिन के द्वारा होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, जल अपघटनकारी एंजाइम जो कम पीएच पर कार्य नहीं करते कहलाते हैं? दोस्तों प्रोटीएज जो एंजाइम होते हैं ये अधिक पीएच पर काम करते हैं, हाइड्रोलेजेज भी अधिक पीएच पर काम करते हैं, प्रोक्सीडेजेज भी अधिक कम पीएच पर काम करते हैं। ठीक है, कम पीएच पर प्रोटीएजेज कम पीएच पर, आमाशय में हाइड्रोलेजेज एंजाइम भी कम पीएच पर, और
जो पेरोक्सीडेज एंजाइम होते हैं ये भी कम पीएच पर कार्य करते हैं। अधिक पीएच पर कौन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज के द्वारा होता है। तो ये एमाइलेज जो होते हैं, एमाइलेज या एमाइलोप्सिन, ये क्या करते हैं? अधिक पीएच पर कार्य करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, किस प्रकार के अंग के सही तौर पर कार्य नहीं करने के कारण एक व्यक्ति की विष्ठा का रंग सफ़ेद धूसर हो जाता है? दोस्तों, यकृत अगर सही ढंग से काम नहीं करता तो व्यक्ति की विष्ठा का जो रंग है वो सफ़ेद या धूसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4, यकृत। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है? तो दोस्तों, ग्लूकोज तो क्या है? केवल एक ही यूनिट से मिलकर बना होता है, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड कौन सा है? सुक्रोज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, यदि लैक्टोज के सभी पेप्टाइड बंधों को तोड़ दिया जाए तो शेष क्या रहेगा? तो प्रोटीन के सभी पेप्टाइड बंधों को यदि तोड़ दिया जाता है तो शेष क्या रहता है? एमिनो अम्ल रहता है। क्योंकि एमिनो अम्लों के बहुलीकरण से यानी पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और जब प्रोटीन को तोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा? एमिनो अम्ल ही बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है, लिपिड के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? दोस्तों, लिपिड के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। क्या प्राप्त होते हैं? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, ग्लूकोज व गैलेक्टोज मिलाकर बनाते हैं। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं? लैक्टोज। या फिर लैक्टोज किस में टूटता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4, लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 96 है, जठरीय एंजाइम पेप्सिन अम्लीय माध्यम में विशेष पीएच पर अधिकतम क्रिया करता है। ये हैं दोस्तों, जठरीय एंजाइम पेप्सिन जो होता है ये अम्लीय माध्यम में विशेष पीएच पर अधिकतम क्रिया करता है। ये क्या है? ये जो पीएच है ये क्या है दोस्तों? 1.50 से 2.60। ठीक है, बहुत कम पीएच है। क्वेश्चन नंबर 97 है, कशेरुकों के आमाशय में मुख्य पाचन होता है। दोस्तों, कशेरुकों के आमाशय में मुख्य पाचन किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा। बाइल का मुख्य कार्य क्या है? बाइल जूस जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या है? ये वसा को पाचन के लिए इमल्सीकृत यानी कि पायसीकृत करते हैं। ठीक है, ये वसा को पाचन के लिए इमल्सीकृत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, किस अंग द्वारा विषैले पदार्थों को अविषैलीकृत किया जाता है? तो दोस्तों, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन। विषैले पदार्थों को अविषैले पदार्थों में बदलने का कार्य को क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। और ये कहाँ पर होती है? यकृत में होती है। क्वेश्चन नंबर 100 है, आमाशय में HCl का कार्य है। तो दोस्तों, आमाशय में HCl का कार्य क्या है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में सक्रिय करना। ठीक है, आमाशय का जो HCl है वो क्या करता है? जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है उसको सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय का अंतिम उत्पाद है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो जो इसका अंतिम उत्पाद है वो क्या है? CO2 और H2O। क्वेश्चन नंबर 102 है, आहार नाल में गति यानी कि पेशीय संकुचन कहलाती है। तो आहार नाल की जो गति या पेशीय संकुचन है वो क्या कहलाते हैं? पेरिस्टेलसिस। ठीक है, पेरिस्टेलसिस क्या कहलाती हैं? पेरिस्टेलसिस कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। तो दोस्तों, प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? एमिनो अम्लों का मिश्रण। ठीक है, क्या है? एमिनो अम्लों का मिश्रण क्या है? प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है दोस्तों? एमिनो अम्लों का मिश्रण। ठीक है, कई प्रकार के एमिनो अम्ल जुड़कर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और जब प्रोटीन टूटेंगे तो एमिनो अम्लों का मिश्रण ही तो प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 है,
टाइलिन एक एंजाइम है। तो दोस्तों टाइलिन एंजाइम जो है ये किससे स्रावित होता है? सलाइवरी रस का, ठीक है, ये लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है 105, हार्मोन सिक्रेटिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो दोस्तों हार्मोन सिक्रेटिन किसके स्रावण को प्रेरित करता है? सॉरी, किसके स्रावण को प्रेरित करता है? अग्नाशय रस के स्रावण को प्रेरित करता है, ठीक है। सिक्रेटिन हार्मोन किसके स्रावण को प्रेरित करता है? अग्नाशय रस को। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि CPMT, CBSE, MPPMT, PMT, और दोस्तों ये क्या है, जो ये क्वेश्चन है ये 12th लेवल का क्वेश्चन है। 12th या ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चनों की हम बात कर रहे हैं, तो ये किस लेवल का है? 12th लेवल का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो कि सेकंड ग्रेड में भी इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको मेडिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि 12th की और 11th की NCERT का जो संपूर्ण सार है उसी से एक क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्न एमिनो अम्लों में से कौन प्रोटीन में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों आर्निथिन जो है, ये आर्निथिन एमिनो अम्ल प्रोटीन में नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 है, तो दोस्तों कौन सा एमिनो अम्ल जो है वो प्रोटीन में नहीं पाया जाता है? ऑर्निथिन एमिनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्न में से किस जठर आंतरीय हार्मोन द्वारा इंसुलिन स्रावण को उद्दीपित किया जाता है? तो दोस्तों किस जठर आंतरीय हार्मोन के द्वारा इंसुलिन के स्रावण को प्रेरित किया जाता है? GIP के द्वारा। किसके द्वारा? GIP के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्न में से किसके उपापचय को छोटी आंत्र में नियमित करते हुए पैराथार्मोन कैल्शियम के अवशोषण को उद्दीपित करता है? तो दोस्तों ये विटामिन डी के उपापचय को छोटी आंत्र में नियमित करते हुए पैराथार्मोन कैल्शियम के अवशोषण को उद्दीपित करता है। कौन करता है दोस्तों? विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 109 है, जठर रस का स्रावण किसके द्वारा होता है? तो जठर रस का जो स्रावण है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? गेस्ट्रिन हार्मोन के द्वारा, ठीक है। गेस्ट्रिन क्या करता है? इसको घटाता बढ़ाता रहता है, यानी कि गेस्ट्रिन तो इसको बढ़ाता है और एंटेरोगेस्ट्रिन घटाता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो दोस्तों लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन एंजाइम। क्वेश्चन 111 है, सक्सस एंटेरिकस को आंत्र रस भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। सक्सस एंटेरिकस को क्या कहा जाता है? आंत्र रस भी कहा जाता है। यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 112 है, जैसे HCl पेप्सिनोजन के लिए होता है वैसे ही, ठीक है, HCl क्या करता है? पेप्सिनोजन को किस में बदलता है? पेप्सिन में बदलता है, कम अम्लीय माध्यम के द्वारा। इसी प्रकार दोस्तों एंटेरोकाइनेज जो होता है ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, गोबलेट कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? दोस्तों गोबलेट कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? म्यूसिन का उत्पादन करना, ठीक है। म्यूसिन का उत्पादन करना गोबलेट कोशिकाओं का प्रमुख कार्य है। क्वेश्चन 114 है, लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों लाइसोजाइम होता है, इसका काम क्या होता है? जीवाणुओं को नष्ट करना, और ये दोस्तों लार में और आंसू दोनों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, वह हार्मोन जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व जठर रस के स्रावण को कम करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो दोस्तों एंटेरोगेस्टेरोन हार्मोन जो होता है, एंटेरोगेस्टेरोन, वह क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठर रस के स्रावण को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो दोस्तों गेस्टेरोन, गेस्ट्रीन, ग्लूकेगोन और सिक्रेटिन तीनों क्या है दोस्तों? हार्मोन है, और टाइलिन क्या है? एक एंजाइम है। तो यहाँ पर
टाइलिन क्या हो गया, भिन्न हो गया, क्योंकि 3 जो ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या है, हार्मोनी, और टाइलिन क्या है, एंजाइम है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन 2। क्वेश्चन 117 है, ट्रिप्सिन पेप्सिन से भिन्न होता है क्योंकि यह पचाता है। तो ट्रिप्सिन जो होता है ये डोडेनम में सारे माध्यम में प्रोटीन को पचाता है, और पेप्सिन जो होता है ये अम्लीय माध्यम में आमाशय में प्रोटीन को पचाता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 118 है, अग्नाशय रस होता है। तो दोस्तों अग्नाशय रस जो होता है ये पीएच प्रकृति में क्या होता है, सारे होता है। ठीक है, किस प्रकृति का होता है, सारे प्रकृति का होता है। क्वेश्चन 119 है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में पाए जाते हैं। तो दोस्तों बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन किस में पाए जाते हैं, पित्त रस में पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 है, मानव में आमाशय में एक दिन में लगभग कितना जठर स्रावित होता है। तो 2 से 3 लीटर या फिर 2000 ml से 3000 ml। ठीक है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 2 से 3 लीटर आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 121 है, एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन का कार्य क्या है। तो ये क्या करता है दोस्तों, आमाशय में जठर रस के स्रावण को रोकता है। गेस्ट्रीन तो बढ़ाता है, एंटेरोगेस्ट्रीन क्या करता है, आमाशय में जठर रस के स्रावण को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन 2। निम्न में से कौन सी संरचना पित्त रस और अग्नाशय हेतु सामान्य मार्ग उपलब्ध कराती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी संरचना पित्त रस और अग्नाशय हेतु सामान्य मार्ग उपलब्ध कराती है। दोस्तों ये क्या है, एक इस प्रकार की संरचना होती है, जिसमें 2 डक्ट आकर जुड़ती हैं। एक तो हो गई बाइल डक्ट और एक हो गई पेनक्रियाटिक डक्ट। और दोस्तों यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से निकलते हैं दोनों। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग दोस्तों ये होती हैं स्फिंक्टर ऑफ, ये जो नियंत्रक अवरोधक इनको बोल सकते हैं दोस्तों, ये होती हैं। तो इनको ये कंट्रोल करती है, एक तो बाइल डक्ट को कंट्रोल करती है और एक कौन किसको कंट्रोल करती है, पेनक्रियाटिक डक्ट को कंट्रोल करती है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो गया वो क्या हो गया, एम्पुला ऑफ वेटर। ये क्या है, कॉमन मार्ग है दोनों के लिए, किसके लिए, पित्तरस और अग्नाशय रस हेतु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 है, पेप्सिनोजन से स्रावित होता है। तो दोस्तों पेप्सिनोजन से क्या स्रावित होता है, या फिर पेप्सिनोजन किससे स्रावित होता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कि पेप्सिनोजन जो है ये किससे स्रावित होता है, चीप कोशिकाओं या मुख्य कोशिकाओं से स्रावित होता है। ठीक है, पेराइटल कोशिकाओं से क्या स्रावित होता है, HCl स्रावित होता है, गोबलेट से म्यूसिन स्रावित होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 134 है, अग्नाशय की कोशिकाओं का उसके स्वयं के एंजाइम से पाचन नहीं हो पाता। ठीक है, क्यों, अग्नाशय की तो एंजाइम जो होते हैं ये निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं। दोस्तों बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है कि अग्नाशय और आमाशय 2 चीज़ों की मुख्यतया बात की जाती है। तो आमाशय में तो क्या होती है, श्लेष्मा की परत होती है जिसके कारण HCl आमाशय की कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, और यहाँ पर अग्नाशय की बात की गई है, तो अग्नाशय में क्या होता है, अग्नाशय के जो हार्मोन जो एंजाइम है, अग्नाशय के जो एंजाइम है वो निष्क्रिय अवस्था में स्रावित किए जाते हैं। और ये दोस्तों जो अग्नाशय का रस है यह डोडेनम यानी कि ग्रहणी में जाकर एक्टिव होता है, क्रियाशील होता है, जिसके कारण यह अग्नाशय को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। किसको नहीं पहुंचा पाता, अग्नाशय को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तो यहाँ पर कारण क्या है, अग्नाशय कोशिकाओं का स्वयं के एंजाइम से पाचन नहीं हो पाता, क्योंकि एंजाइम जो है ये निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं। किस रूप में स्रावित होते हैं, निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो है ये क्या है, अग्नाशय बाइकार्बोनेट के स्रावण को उत्तेजित करता है। ठीक है, सिक्रेटिन जो होता है ये अग्नाशय में बाइकार्बोनेट के स्रावण को उत्तेजित करता है, आमाशय में अम्ल के स्रावण को संदमित करता है यानी कि रोकता है, और यकृत से बाइकार्बोनेट स्रावण को उत्तेजित करता है। ठीक है, तो दोस्तों इतने काम है सिक्रेटिन के। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2।
तो दोस्तों ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 था। दोस्तों सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं, तो आप बार बार वीडियो को देखिए ताकि आपका रिवीजन हो सके। क्योंकि दोस्तों अधिकतम मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं आपको एक के बाद एक क्वेश्चन या फिर एक के बाद एक पार्ट लेकर आ रहा हूँ, इसमें आपको करवाए जा रहे हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, दोस्तों ये पुरानी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है और इनका लेवल दोस्तों ग्रेजुएशन से लेकर ग्रेजुएशन लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का है। और आपको पता है कि सेकंड ग्रेड में ग्रेजुएशन और सीनियर सेकेंडरी यानी कि 11वीं 12वीं तक के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी से। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।